नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था कि पहली बात तो हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करना चालू किया, उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा सेकेंड लेक्चर। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और रटने की इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली बता दूंगा जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपको कहीं भी कोई चीज़ ऐसे याद रखने के लिए रटना नहीं पड़ेगा। आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे आपको और चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो आज का जो हमारा रहेगा वीडियो, उसमें हम मोस्टली ओवरव्यू लेंगे और हम पुराने वीडियो में हमने जो किया है, समझा है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों यूज़ करना है, वो भी हम रिकैप कर लेते हैं एक बार। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कलेक्शन। तो हमने, आपको याद होगा, हमने कलेक्शन क्यों यूज़ करना है जो हमने लास्ट वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। उसका मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों चाहिए। एक्चुअली कलेक्शन फ्रेमवर्क के पहले हमारे पास एरेस था, लेकिन एरे में कुछ कमियाँ थी जिसके कारण हमको कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ा। तो सबसे पहली चीज़ तो कलेक्शन फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ और उसको एज ए सिंगल एंटिटी, मतलब एक ही एंटिटी उसको सिंगल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को वो एक साथ रख सकता है, स्टोर कर सकता है, उसमें सर्चिंग कर सकता है, सॉर्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उसको कर सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट को बना के। दूसरा, इसका साइज़ जो है वो एक्सपेंडेबल है, मतलब आप कोई चीज़ें आप डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, बीच में से हटा सकते हैं। तो इसका कहीं स्पेसिफिक कांस्टेंट साइज़ नहीं है जो कि हमारे एरे में हुआ करता था। अगर हमको एरे चाहिए तो हमको स्पेसिफिक साइज़, कांस्टेंट साइज़ चाहिए रहता था। तो एरे कई ऐसा इसलिए बोलते हैं कि एरे कई जगह इंपॉर्टेंट है और फास्ट है इंस्टेड ऑफ कलेक्शन, जहाँ पे हमारा कांस्टेंट साइज़ हमको पता है। बट अगर हमको साइज़ नहीं पता है तो हमारे लिए कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने जैसे देखा है कि एरे जब भी हम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत फास्ट रहता है एरे। इसी चीज़ में बस ये नेगेटिव है कलेक्शन की, वहाँ पर इसको मेमोरी यूज़ करनी पड़ती है और डेटा को बार बार रिमूव, अपडेट, इंसर्ट, ऐड सब करना पड़ता है। तो कलेक्शन वहाँ पे थोड़ा सा एरे से स्लो है। तो ये आप आंसर दे सकते हैं इंटरव्यू में भी कि क्यों एरे कब इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंस्टेड ऑफ कलेक्शन। तीसरी चीज़ है कि ये दोनों टाइप के डेटा रख सकते हैं। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो होमोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस डेटा जो होता है वो सेम टाइप का डेटा होता है, डेटा टाइप जो हम बोल सकते हैं। तो सेम टाइप का डेटा टाइप भी रख सकता है और हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा टाइप भी रख सकता है। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, वो भी ये रख सकता है। तो आप ज़्यादा मतलब बड़े बड़े वर्ड्स सुन के परेशान ना होइए, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। सिंपल ये समझ लिए कि एक टाइप के अगर डेटा टाइप्स हैं, स्टोर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वैल्यूज़, सेव कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस। और अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हैं तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो ये हर टाइप की डेटा को हैंडल कर सकता है कलेक्शन। चौथी चीज़ जो है कि ये प्री डिफाइंड प्रूवन डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको बहुत अच्छे से यूज़ करता है, उन डेटा स्ट्रक्चर्स का, और जिससे हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा कलेक्शन हमको, कौन से इंटरफेस या क्लास यूज़ करनी है कलेक्शन की, जिससे हमको हमारा बेस्ट रिजल्ट मिल पाएगा। तो ये ऑलरेडी प्रूवन टेक्नोलॉजीज़ पे बना हुआ है, डेटा स्ट्रक्चर्स पे बना हुआ है। उसके कुछ क्लासेस वो डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करती हैं और इंटरफेस को, कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट भी करती हैं। और इसी टाइप से बहुत सारे APIs भी हम बोलते हैं और मेथड भी बोलते हैं। तो मेथड्स हमको ऑलरेडी बने बनाए मिल जाते हैं, जो कि हमको एरे में, अगर मान लीजिए हमको इंसर्ट, डिलीट, सॉर्टिंग, सर्चिंग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमको स्पेशली उसके लिए लिखना पड़ेगा दोस्तों, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा कोडिंग भी हो जाती है। इस कारण से हमको कलेक्शन यूज़ करना चाहिए। तो होपफुली आपको ये याद भी होगा, नहीं हो तो मेरे पुराने वीडियो को जाके देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू कलेक्शन का। तो मैंने स्पेसिफिकली ये डायग्राम आपके लिए इसलिए बनाया है क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि कलेक्शन हायरार्की होती क्या है और कैसे ये बहुत सारे इंटरफेसेस और कलेक्शन क्लासेस को रखता है और उनके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो आज हम देखेंगे बेसिक ओवरव्यू, जिसमें हम समझेंगे कि इंटरफेसेस कौन कौन से हैं कलेक्शन के अंदर और क्या क्या उसके अंदर क्लासेस हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे आपको
ये चीज़ें काफ़ी समझ में आ जाएगी। तो ये ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आप, मैंने यहाँ पर लेजेंड्स डाल दिए हैं कि अगर मेरा हरे कलर का है तो वो इंटरफेस है, और लाल कलर की जो है वो क्लासेस हैं। तो कलेक्शन, कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कलेक्शन क्या है। तो अपन लोग अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो कलेक्शंस और कलेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। कलेक्शंस क्यों, और इंटरव्यूअर भी कोशिश करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आपको वो समझना चाहता है कि आपको सही में पता है कि नहीं पता है। तो कलेक्शन विदाउट एस जो है वो इंटरफेस है। कलेक्शन इंटरफेस है जो कि सबसे बेस है पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। तो कलेक्शन इंटरफेस जो है वो बेसिकली, आप इंटरफेस जब बोलते हैं तो इंटरफेस में क्या होता है, आप जनरली आप उसमें सिर्फ क्या करते हो, मेथड डिक्लेयर करते हो। आपकी कोई डेफिनेशन नहीं होती इंटरफेस के अंदर, आप सिर्फ कुछ चीज़ें डिक्लेयर कर देते हो। तो कलेक्शन इंटरफेस जो है इसमें भी कुछ बेसिक मेथड्स डिक्लेयर्ड हैं, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं। तो उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, या तो कोई क्लास कर सकती है उनको इम्प्लीमेंट, उसको इम्प्लीमेंट करके। और अगर इंटरफेस उसको इम्प्लीमेंट करता तो इंटरफेस खुद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर भी फिर हमारी जो क्लास मेथड्स रहेंगे वो डिक्लेयर्ड रहेंगे। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क हमारा बेस, कलेक्शन इज अ इंटरफेस, कलेक्शंस इज अ क्लास। ये ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर समय लोग कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं। और जब हम कंप्लीट रेफरेंस, हम ये सब जो बुक्स पढ़ के हम मोस्टली याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की नहीं, तो हमको दिक्कतें बहुत आती हैं। तो आप प्लीज समझें कि कलेक्शन इंटरफेस है। दूसरी चीज, जो कलेक्शन इंटरफेस के अंदर जो हमारे इंटरफेसेस आते हैं वो है लिस्ट, सेट, क्यू। ये कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हमारे जो कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करते हैं वो है लिस्ट, सेट और क्यू। और ये जो है लिस्ट, वो भी क्या है, वो भी एक इंटरफेस है, और उसके अंदर भी कुछ मेथड्स हैं, प्री डिफाइंड डिक्लेयर्ड मेथड्स हैं, डिक्लेयर्ड हैं, उनका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो ये हमारा हो गया कलेक्शन के अंदर के जो इंटरफेसेस हैं, वो हमारे बेस इंटरफेसेस ये हो गए लिस्ट, सेट और क्यू। और इनकी भी कुछ चीज़ें हैं। और जो लाल में आपको दिख रहे हैं, ये जो लाल में दिख रहे हैं, ये सारी क्लासेस क्या कर रही हैं, ये लिस्ट को, जैसे एरे लिस्ट है वो लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, लिंक लिस्ट को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, वेक्टर भी लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, और स्टैक जो है वो वेक्टर को एक्सटेंड करती है, क्लास, स्टैक क्लास, और साथ साथ वो वेक्टर को एक्सटेंड करती है, प्लस लिस्ट और कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स को डिफाइन भी करती है अपने हिसाब से। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब अभी हम और डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि भाई लिस्ट के अंदर क्या क्या होता है, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। बट आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपकी कोई भी, जैसे एक क्लास लेता हूँ मैं एग्जांपल, एरे लिस्ट क्लास है, तो वो क्या कर रही है, एरे लिस्ट क्लास के अंदर आप लिस्ट और कलेक्शन क्लास, लिस्ट क्लास के जो मेथड्स हैं प्लस कलेक्शन क्लास के तो जो मेथड्स हैं, वो सारे आपको उसमें एरे लिस्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे दोस्तों। तो कलेक्शन के खुद के इंटरफेस के बहुत सारे मेथड्स होंगे, जो कि बेसिक जनरल मेथड्स हैं, जो कि सारे ये जो इंटरफेसेस हैं सब में आते होंगे। प्लस आपको लिस्ट के जो इंटरफेस के मेथड्स हैं वो भी एरे लिस्ट के अंदर डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो उसको सारे के सारे मेथड्स को डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और उनको बिना किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिए, रेड वाले जो हैं वो क्लासेस हैं, ग्रीन वाले जो हैं इंटरफेसेस हैं। नेक्स्ट, अभी लिस्ट हायरार्की देखते हैं दोस्तों। तो लिस्ट हायरार्की के अंदर अगर लिस्ट इंटरफेस जो है उसके अंदर हमारी जो है एरे लिस्ट क्लास है, लिंक लिस्ट क्लास है और वेक्टर क्लास है, जो कि डायरेक्टली इसको लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। और वेक्टर के अंदर हमारी स्टैक क्लास है, जो कि वेक्टर को क्लास को एक्सटेंड करती है और वेक्टर लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये चारों क्लासेस हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी आपको यूज़ करनी है आप कर सकते हैं। तो ये सारे जो है वो बेसिकली, जैसे लिंक लिस्ट है वो किसी डेटा स्ट्रक्चर को भी फॉलो करता होगा, उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होंगे, उसमें डिफरेंट टाइप से कैसे यूज़ करते हैं
वो भी ये लिस्ट इंटरफेस के मेथड्स के अलावा खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो हम थोड़ा सा लिस्ट के बारे में जानते हैं कि लिस्ट क्या है। तो लिस्ट इंटरफेस क्या करता है दोस्तों, इसमें डुप्लीकेट अलाउड हो सकते हैं। ऐसा मतलब जैसे आप वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, उसमें ये भी हो सकता है कि आपकी दो वैल्यू सेम हो। इसका मतलब होता है डुप्लीकेट्स अलाउड हैं। मतलब आपने कोई स्ट्रिंग अगर आपने सेव करी है तो उसमें नाम अमित 2 बार भी आ सकता है, तो ये डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं इंड लिस्ट के अंदर। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें इंसर्शन ऑर्डर, मतलब जैसे आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, ये सब अगर सुना हुआ है तो वो प्रिजर्व होता है। मतलब आप जब आपने जिस वे में इसका डेटा इंसर्ट किया है उसी वे में आपको ये जब आप फेच करने जाएंगे तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। मतलब आपने जैसे रो 0 में आपने कुछ डाला है, 1 में डाला है, 2 में डाला है, तो रो 0 में आपने अमित डाला है, 2 में सुमित डाला है, 3 में नमित डाला है, तो आप जब फेच करने जाएंगे तो रो अगर 1 आप फेच कर रहे हैं तो उसमें आपको सुमित मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इंसर्शन ऑर्डर आपका प्रिजर्व रहता है दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी इम्प्लीमेंटेड क्लास कौन कौन सी, जो क्लासेस लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं वो कौन कौन सी क्लासेस हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर और स्टैक। ये सारी क्लासेस हमारे लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा लिस्ट इंटरफेस का पूरा एक ओवरव्यू। अभी हम देखते हैं सेट को। तो सेट के डिटेल में जाते हैं। तो सेट भी एक इंटरफेस है जो कि कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, एक्सटेंड करता है। और उसके बाद हमारी जो कुछ क्लासेस हैं जैसे हैश सेट है, लिंक सेट, हैश सेट है, आपको नाम अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू बाकी क्लासेस लगेंगे। जैसे इसमें भी लिंक्ड लिस्ट था, इसमें है लिंक्ड हैश सेट है। तो हैश सेट ये सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी रटने की या कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस ये दिमाग में बिठा लीजिए कि सेट के अंदर क्या क्या आता है। तो सेट जो है, हम थोड़ा पीछे जाते हैं और ये देखते हैं कि सेट एक इंटरफेस है जो कि कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। उसी तरह से सॉर्टेड सेट जो है वो सेट को इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा। और नेविगेबल सेट क्या है, जो सॉर्टेड सेट को एक्सटेंड करेगा। तो नेविगेबल सेट के अंदर भी हमारी एक क्लास आती है, वो है ट्री सेट क्लास। ट्री सेट क्लास क्या करेगी, नेविगेबल सेट क्लास को इम्प्लीमेंट करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि ट्री सेट के अंदर हमारे कौन कौन से मेथड्स हो गए, नेविगेबल सेट के मेथड्स हो गए, सॉर्टेड सेट के मेथड हो गए, सेट के मेथड हो गए और कलेक्शन क्लास इंटरफेस के मेथड हो गए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। और इसी तरह हैश सेट जो है, हैश सेट के अंदर हमारे सेट क्लास के, सेट इंटरफेस के मेथड्स आ गए और कलेक्शन के मेथड्स आ गए। तो ये दोनों हैश सेट इसको इम्प्लीमेंट करेगा। इसी तरह से लिंक्ड हैश सेट जब इसको हैश सेट को एक्सटेंड कर रहा है तो ये भी बाकी सेट और कलेक्शन क्लास के मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका हैश सेट। और अब ये देखते हैं कि सेट लिस्ट से कैसे डिफरेंट है और सेट एक्चुअली कैसे चीज़ों को होल्ड करता है। तो इस सेट इंटरफेस जो है वो लिस्ट में अगर आपने देखा था डुप्लीकेट्स अलाउड थे, तो सेट में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेट इंटरफेस की कि इसमें डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। मतलब आप दो सेम टाइप के नाम नहीं, अमित अमित नहीं रख सकते आप, वो इंसर्ट ही नहीं करने देगा, वो अलाउ ही नहीं करता है। तो ये डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है सेट के अंदर। दूसरा, इसका इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता है। मतलब ये आप जैसा डेटा डाल रहे हैं वो किसी भी लोकेशन में जाके सेव हो सकता है, इसलिए आप जब फेच करेंगे तो उसी ऑर्डर में इसको डेटा नहीं मिल सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और जो इसको सेट इंटरफेस को क्लासेस जो इम्प्लीमेंट करती हैं वो है हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट। ये इसको सेट को इम्प्लीमेंट करती हैं ये क्लासेस। तो अब ये हमको ये सोचने पे मजबूर करता है ये डायग्राम कि भाई सेट अगर है तो फिर सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट क्या है, वो उनसे सेट से अलग क्यों है। तो सेट में जैसे कि आपने देखा है कि इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं है, लेकिन सॉर्टेड सेट जो है दोस्तों, सॉर्टेड सेट के अंदर एक तो ये चाइल्ड इंटरफेस है सेट का, ठीक है। दूसरा, इसमें भी डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, सेट के साथ मैच करती हैं। बट तीसरी चीज़ जो है वो सॉर्टेड सेट के अंदर कुछ सॉर्टेड ऑर्डर होते हैं जो कि हमारे सेट में नहीं होते हैं।
तो ये सॉर्टेड ऑर्डर इसको सेट से डिफर करता है, जो कि मतलब सेट के अंदर जो मेथड्स हैं वो उसके एडिशन टू सॉर्टेड सेट के अंदर कुछ मेथड्स हैं जो कि सॉर्टिंग ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, सॉर्टिंग ऑर्डर, जिसको हम यूज़ करके हम अपने ट्री सेट क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि हमारे को सॉर्टिंग अगर चाहिए कहीं तो हम सॉर्टेड सेट यूज़ करें इंस्टेड ऑफ सेट। मतलब उस कारण से क्या करेंगे आप कि हैश सेट और लिंक हैश सेट की जगह आप ट्री सेट वाले हायरार्की में जाएंगे जब आपको सॉर्टिंग चाहिए। इसी तरह नेविगेबल सेट जो है वो सॉर्टेड सेट की चाइल्ड इंटरफेस है, और उसमें क्या होता है नेविगेशन पर्पस, मतलब आप किसी एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, आपको नेविगेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स चाहिए, तो वो सारे नेविगेबल सेट के अंदर आपको मिल जाएंगे, जो कि सॉर्टिंग भी प्रोवाइड कर देगा प्लस नेविगेशन भी प्रोवाइड कर देगा। फिर आप उसको अपनी ट्री सेट की चाइल्ड क्लास में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस केस में जब आपको सॉर्टिंग और नेविगेशन दोनों चाहिए तो आप इस वाली हायरार्की में जाइए, ना कि डायरेक्टली हैश सेट वाली हायरार्की। तो ये डिफरेंस आपका सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट में आता है जब आप यूज़ करना चालू करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका दूसरा इंटरफेस, जो कि आपके कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। और जो हमारा तीसरा इंटरफेस है वो है क्यू, जो कि कलेक्शन को एक्सटेंड करता है और जिसके अंदर हमारी कुछ क्लासेस डायरेक्टली क्लासेस इंप्लीमेंट होती हैं, जिनका नाम है प्रायोरिटी क्यू और ब्लॉकिंग क्यू। और ब्लॉकिंग क्यू के अंदर ही आती हैं प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू और लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू। ये ब्लॉकिंग क्यू क्लास की चाइल्ड क्लासेस हैं, ये इनको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। हम इनके सबके डिटेल में हम आगे के वीडियोस में जाएंगे, बट आज के वीडियो में मैं ओवरव्यू देना चाहता था आपको कि कलेक्शन का पूरा ओवरव्यू क्या है। तो इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है मैप, जो कि डायरेक्टली कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, उसको एक्सटेंड नहीं करता है। वो मैप इंटरफेस जो है वो सेपरेट अलग इंटरफेस है, कहीं भी इसको हमको कलेक्शन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये पूरे सेपरेटली एक इसकी अलग हायरार्की है जिसको हम देख लेते हैं, क्योंकि हमको ये बहुत ज़्यादा काम आता है और बहुत ज़्यादा हम यूज़ भी करते हैं। अगर आपने मेरा हैश मैप इंटरनली कैसे वर्क करता है अगर वीडियो नहीं देखा है तो मेरे कोड जावा ट्यूटोरियल्स प्लेलिस्ट के अंदर है, तो प्लीज़ जाके उसको भी देख लीजिए एक बार कि हैश मैप इंटरनली कैसे काम करता है। ये आपको बहुत मदद करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का के हिसाब से। तो मैप जो है, मैप एक सेपरेट हायरार्की है जो कि कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर तो डायरेक्टली नहीं आती, ना उसके कलेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, एक्सटेंड करता है ये इंटरफेस, बट ये है कि कलेक्शन फ्रेमवर्क ओवरऑल के अंदर मैप भी आता है। तो मैप के अंदर कुछ क्लासेस डिफाइन की गई हैं, जैसे कि हैश मैप है और उसी को एक्सटेंड करती है लिंक्ड हैश मैप क्लास। सिमिलरली जैसे आपने सेट में देखा वैसे ही सॉर्टेड सेट और नेविगेबल सेट, मैं फिर से डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट वैसे ही सॉर्टेड मैप और नेविगेबल मैप भी आपको अवेलेबल है, जो कि मैप को इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो आपके जो ट्री मैप है उसके अंदर आपके 3 टाइप के इंटरफेसेस के मेथड्स आप डिफाइन करोगे, जैसे कि जिसमें रहेंगे नेविगेबल मैप के मेथड्स, सॉर्टेड मैप के मेथड्स और मैप इंटरफेस के मेथड्स भी। इसके अलावा जो हम जनरली कंपेयर करते हैं हैश टेबल और हैश मैप, तो हैश टेबल भी इसके लिए कि एक चाइल्ड क्लास है जो कि मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, और उसके अंदर हैश टेबल की एक चाइल्ड क्लास है प्रॉपर्टीज़, जो कि हैश टेबल की को एक्सटेंड करती है। इसी तरह से आइडेंटिटी हैश मैप और वीक हैश मैप भी मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये है हमारा मैप इंटरफेस का पूरा हायरार्की, जो हमको कलेक्शन, इसमें ये ध्यान रखिए आपसे कोई भी पूछे तो आप ये डायरेक्टली बोल दीजिए कि मैप इंटरफेस जो है वो कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं करता। ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है दोस्तों। और आप मेरे हर समय ग्रीन और रेड को ध्यान रखिए, ग्रीन है जो इंटरफेसेस हैं, रेड है तो क्लासेस। अब मैप के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि मैप क्या है। मैप इज नॉट अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि चाइल्ड इंटरफेस चाइल्ड इंटरफेस नहीं है मैप कलेक्शन का। पहली बात, इसको आप अपने पूरे दिमाग में उतार लीजिए और हमेशा याद रखिए। दूसरी चीज़, मैप बाकी लिस्ट और सेट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये की वैल्यू पेयर में
ऑब्जेक्ट्स को रखता है, डेटा को रखता है। तो ये डिफरेंट है। अगर आप मेरा हैश मैप का ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि की वैल्यू पेयर में कैसे ये रखता है। इसी तरह से की और वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्जेक्ट मतलब किसी क्लास के ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आपको जैसे एम्प्लॉय क्लास हो गई, आपका यूजर्स क्लास हो गई, स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट्स क्लास हो गई, या आपकी कोई भी डिफरेंट क्लास जो कि आप बनाते हैं वो उसका ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। स्ट्रिंग क्लास हो गई, तो इस टाइप के वो ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि की हर समय यूनिक रहेगी, वैल्यू फिर भी रिपीट हो सकती है। मतलब आपने जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग रख दी S1, उसकी वैल्यू रख दी अमित, दूसरी स्ट्रिंग रखी S2 और उसकी वैल्यू रखी अमित, तो अमित रिपीट हो सकता है, लेकिन की मतलब S1 बार बार रिपीट नहीं हो सकते। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों इस मैप के अंदर। और जो क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं हैश मैप इंटरफेस को, वो होती हैं हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, रेड वाले सारे देख लीजिए। हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, हैश टेबल, प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी हैश मैप और वीक हैश मैप। और जो ट्री मैप है वो करता है इंप्लीमेंट नेविगेबल मैप को, सॉर्टेड मैप को और मैप को। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है मैप के रिलेटेड। आप चिंता मत करिएगा, आगे के वीडियोस में हम पूरा डिटेल में जाएंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे कि लिस्ट क्या है, इंटरफेस क्या है, उसके अंदर एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, वेक्टर स्टैक, ये सब क्या है, कैसे काम करती हैं। इसी टाइप से सेट में भी जाएंगे। तो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए और आगे आप बिल्कुल इस ओवरव्यू को पहले ढंग से समझ लीजिए। और ऐसी कुछ और इंटरफेसेस हैं जो कि कलेक्शन के अंदर आते हैं और बहुत काम भी आते हैं। इनको बोलते हैं हम कंपैरेबल इंटरफेस और कंपैरेटर इंटरफेस। तो ये जो है कंपेरेबल जो क्या करता है, डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग प्रोवाइड करता है, जो कि हमको खुद से कलेक्शन ने दिया हुआ है, तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको डायरेक्टली यूज़ करना है तो हम कंपेरेबल यूज़ करेंगे, अगर हमको कस्टमाइज़ करके यूज़ करना है हमारे हिसाब से सॉर्टिंग को, तो हम कंपैरेटर यूज़ करते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये मैप आप हायरार्की को याद रखिए और कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों में इसको डिवाइड करिए और आपको बिल्कुल हमेशा के लिए ये दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये मेरा पूरा ओवरव्यू मैंने दिया था कलेक्शन का, लिस्ट का, सेट का, मैप का पूरा हायरार्की। तो ये ध्यान में रखिए, बार बार देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर पूछिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए। और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। आज के लिए इतना ही। और अगर आप मेरे को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उनको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से, आप उनको वॉल में डालिए। जिनको सीखना है, जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, नए नए बच्चे हैं, तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये सब मेहनत मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ, खुद से डायग्राम बनाना, सब कुछ करना, जिससे आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आए। तो ग्रीन इज़ इंटरफेस, रेड इज़ क्लास। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।